नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ लिया था। पाषाण काल, ताम्रकाल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सब कुछ उसमें हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, बेसिकली जिसमें आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में कुछ दिनों तक इसका पार्ट चलेगा, जिसमें जो है हो गया जितने भी प्राचीन इतिहास, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, ये सब चलेगा। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आपका चलेगा गुलाम वंश, मुगल वंश, ये सब। आधुनिक इतिहास में आपका चलेगा 1857 की क्रांति, गांधी युग, ये सब वगैरह वगैरह चलेगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिपि से परिचित तो थे, लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, लिपि मतलब वो लिखना पढ़ना तो जानते थे, लिखना तो जानते थे, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक काल की जो है विशेषता है। इसमें देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आइए देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखिए समझिए, एकदम बेसिक सा पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु घाटी के तट पर मिली थी, सिंधु नदी के तट पर मिली थी। अब हम बात करें इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? हड़प्पा क्योंकि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में ही हुई, या तो सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, या सिंधु सभ्यता का जो विकास है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये NCERT का जो है मैंने एज उठाया है। ठीक है, तो NCERT का एज मैंने यहाँ पे उठाया, 2500 से 1750 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। अब आप जान लीजिए कि इसको सब लोग गलत कर देते हैं। शहरी सभ्यता क्यों थी? क्योंकि इसमें आपको नालियाँ व्यवस्थित मिलेंगी, शौचालय मिलेंगे, घर में एकदम बढ़िया मिलेगा, आपका पक्की ईंटों के मकान मिलेंगे, ये सब वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है। अभी आगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। तो हड़प्पा की जानकारी या सिंधु घाटी की जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने दी। कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। अब हम आगे बात करें तो 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। मतलब हड़प्पा की खुदाई किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, फिर हम आगे अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में आपका मांडा, जो कि कहाँ पे है? जम्मू में स्थित है। पूरब में हम जाएंगे तो आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण में हम जाएंगे तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। हम पश्चिम में जाएंगे तो सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, सब आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, आगे आपको मैप में दिखा रहे हैं। देखिए ये है हड़प्पा कालीन नगर, यह है पश्चिम बलूचिस्तान पश्चिम से जो है, और ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये देखिए दैमाबाद है, आलमगीरपुर है, मांडा है, और ये सुतकांगेडोर है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो इनका सामाजिक जीवन सिंधु घाटी के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। अब जैसे आप इस समय जो आप प्रेजेंट में हैं, अभी आपसे पूछेगा आपके पिता का क्या नाम था, मतलब आपकी पहचान आपके पिता से होगी, लेकिन उस समय उनकी पहचान उनकी माता से होती थी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उस समय का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और तीसरा श्रमिक वर्ग। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब वैदिक काल में। तो इनको विद्वान वर्ग को ब्राह्मण कहा गया, योद्धा वर्ग को क्षत्रिय कहा गया, और व्यापारी वर्ग जो है ये सब व्यापारी वगैरह को कहा गया
और ये श्रमिक वर्ग मतलब SC ST OBC इन सबको कहा गया था। ठीक है, फिर हम बात करें इनका भोजन कैसा था, तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे सिंधु घाटी के लोग। और इनके समाधान प्रणाली की हम बात कर लेते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। मतलब उस समय कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका समाधान या मतलब उसको किस तरीके से क्या किया जाता था, तो 3 तरीकों से। पहला नंबर है पूर्ण समाधान, जिसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। ठीक है ना, आप इसको याद करिएगा, अभी आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। पूर्ण समाधान मतलब मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। और दूसरा है आंशिक समाधान, जिसको मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। देखिए, जाहिर सी बात है कि पूर्ण समाधान मतलब पूरा शरीर उनका जो है मतलब पूरा शरीर एकदम से बस में हो जाएगा। ठीक है, तो मृतकों को कब्र में दफना देना मतलब पूरा शरीर इनका चला गया, अब कोई मतलब नहीं है। फिर हम बात करें आंशिक समाधान, आंशिक का मतलब थोड़ा। ठीक है, तो मृतकों को जब जंगल में आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो पशु पक्षी उसको खा के जब थोड़े बहुत हड्डी उड्डी बचेगा तो वो उसको दफनाएंगे, मतलब ये आंशिक समाधान हो गया। तीसरा है दाह संस्कार, मतलब मृतकों को जलाने की परंपरा। ठीक है, तो दाह संस्कार मतलब मृतकों को जलाने की परंपरा। हम बात करें इनका नगर नियोजन के बारे में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। फिर हम बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों के निर्माणों में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों का निर्माण किससे होता था, तो बाबू पक्की ईंटों से होता था, मतलब उस समय पक्की हुई ईंटें थी। फिर हम बात करें सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे थे वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ठीक है, तो मतलब दरवाजे जो है रोड पे नहीं खुलते थे, वो पीछे गलियों में खुलते थे। नेक्स्ट हम बात करें सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी सड़क पाई गई है जिसकी चौड़ाई कौन सी है बाबू, कितनी है, 10 मीटर है। फिर हम बात करें तो सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन था, रसोई घर था, स्नानागार, कुआं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी थे और ढकी हुई नालियाँ भी थी। देख लीजिए, इतने संयोजित ढंग से इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है। फिर हम बात करें अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में, बारी बारी से पूरा हम स्थल आपको बताएंगे। जैसे इसमें है हड़प्पा जो कि 1921 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में कर दी थी और यह रावी नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई या खोज कर दी थी। अब हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसता है कि यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, क्या क्या मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान मिले हैं। ये आपको चारों याद रखना है, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई या खोज जो है वो 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मतलब लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ये आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का असली मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, राखाल दास बनर्जी ने किया था और वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और पाकिस्तान के कहाँ पे बाबू, ये लरकाना जिले में स्थित है। फिर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से पुरोहित आवास मिले हैं, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, घर में कुएं मिले हैं, आदि शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति या कांसे की नचनियाँ, जिसके फिर उसके बाद है सबसे चौड़ी नदी सड़क भी यहीं पे मिली है। अभी मैंने आगे आपको बताया था कि 10 मीटर चौड़ी सड़क है यहाँ पे, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागृह जो है, घर में कुएं, आदि शिव की मूर्ति, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिली है बाबू, मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर यहाँ पे हम बात करें चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो में इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है, गोपाल मजूमदार ने, और यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर
पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था और यह औद्योगिक शहर था। दुर्ग रहित का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे घर बनाया गया है, ठीक है, तो इसको चारों ओर से इसकी घेरैया कर दे तो इसका दुर्ग हो गया, ठीक है। लेकिन चनहुदड़ो में दुर्ग नहीं था क्योंकि वो एक औद्योगिक शहर था, मतलब जहाँ पे काम धंधा किया जाता। और यहाँ से क्या क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका और गुड़िया मिला है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। देखिए, आदमी जहाँ औद्योगिक शहर रहेगा तो वहाँ जाहिर सी बात है आदमी काम करने जाएगा। जब वहाँ पे आदमी काम करने जाएगा तो मजदूरी करेगा। जब मजदूरी करेगा मतलब मजदूरी से गोपाल मजूमदार, ठीक है, तो मजदूरी से आप गोपाल मजूमदार याद रख सकते हैं। और जब वो अपने घर जाएगा तो अपनी बीवी के लिए लिपस्टिक लेगा, शीशा लेगा, और उसके बच्चे भी हैं, गुड़िया उनके लिए ले लेगा, मनका ले लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर आगे हम बात करें रोपड़ की। रोपड़ में देखिए, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कौन किया था बाबू? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? रोपड़ से मिलता है। अब इनकी कहानी सुन लीजिए। एक मालिक था, वो मर गया, उसके बाद उनका कुत्ता जो है उसके साथ दफना दिया गया। और ये वफादारी को देखकर लोग जो है रो पड़े, मतलब कुत्ता भी उसमें दफना दिया गया। मालिक मरा तो कुत्ता इतना वफादार था कि उसमें उसको भी दफना दिया गया। और देखकर सब लोग क्या हो गए? रो पड़े। और रोपड़ से रोपड़े मतलब यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। और यह नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्जहोम में मिले हैं, ठीक है, बुर्जहोम में मिला था। फिर हम बात करें कालीबंगा। इसकी खुदाई बी के थापर और बीबी लाल ने किया था। और ये वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में वर्तमान में, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिले हैं और चूड़ी मिली है, ठीक है। तो चूड़ी, क्वेश्चन कैसे पूछता है? चूड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अलंकृत ईंट कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है, ठीक है। अलंकृत ईंट का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, एक ईंट है, ठीक है, अब इसको लीप पोत दो, ठीक है, इसको रंग दो किसी कलर से, तो ये हो गया अलंकृत। फिर आगे हम बात करें धौलावीरा। धौलावीरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या मिला है बाबू? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम मिला है। फिर हम बात करें सुरकोतडा। सुरकोतडा से क्या मिला है? इसका उत्खनन जगपति जोशी ने कराया। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो ये सुरकोतडा से मिली हैं। नेक्स्ट हम बात करें लोथल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय का। लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में कराया था। तो लोथल कहाँ है बाबू? भोगवा नदी के किनारे है। कौन किया था इसकी खुदाई? तो SR राव ने किया था। और वर्तमान में गुजरात अहमदाबाद में है। और यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिलता है। बंदरगाह कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। क्यों मिलते थे सड़कों की ओर? क्योंकि वो व्यापारिक शहर था, ठीक है। तो व्यापारिक शहर था, जाहिर सी बात है कोई अनाज या कुछ भी बेचना हुआ तो सीधे सड़क पे गाड़ी आके खड़ी हुई, तो सड़क पे गाड़ी आके खड़ी हुई तो ऐसे लाके इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो है दरवाज़ा सड़क की ओर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जो कि 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और सैंधव सभ्यता कहा जाता है। इसको ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ये मिला था, इसलिए सैंधव सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है, इस समय कांसे का उपयोग लोग करने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब इस तरीके से वो डिजाइन करते थे, उसको आदमी देख के समझ जाता था, ठीक है। तो मतलब मैंने मान लीजिए ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ मैंने बना दिया, या तो मैंने जैसे रोड लाइट नहीं है, ऐसे लाइट रहती है ग्रीन लाल और ये वाली लाइट रहती हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइट जलाई,
तो मतलब आप जाओ यहाँ से, मतलब निकलो आप, ठीक है। तो ये भावचित्रात्मक शैली हो गई या भावचित्रात्मक वो जो है लिपि हो गई, ठीक है। और क्या है, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हो। मतलब इसकी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे करके इधर से लिखते हैं, लेकिन वो लोग इधर से लिखते थे, ठीक है। फिर आगे हम बात करें, सैंधववासी निम्न विश्व के कपास के या विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम जो है सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। सैंधववासियों की उपज क्या भैया, अगर हम बात करें तो कपास को क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता या सिंडोन कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। बात करें हम नेक्स्ट की, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे। मतलब उस समय सिंधु सभ्यता में लोग माप तौल से भी परिचित थे। फिर हम नेक्स्ट बात करें, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये आपको ऑप्शन में लोहा दिया रहेगा, लेकिन आप लोहा ही मारेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि लोहे से परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था, लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले, ठीक है। बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले, लेकिन शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ऑप्शन में शेर ही आपको देगा और आप शेर ही टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बनता है आपका। इसका जो है PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जाके सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।